नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि CSS को एक्चुअली हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं। तो CSS को यानी स्टाइल को HTML के अंदर इंक्लूड करने के 3 ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल का मतलब होता है कि अगर मैंने HTML के अंदर किसी भी एलिमेंट को क्रिएट किया है तो उसी एलिमेंट के टैग के अंदर ही मैं उसके लिए उसका स्टाइल लिख सकती हूँ। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ये है कि मैंने अगर कोई हेडिंग एलिमेंट क्रिएट किया है तो हेडिंग एलिमेंट के अंदर मैं लिख सकती हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर, ये कोलन आ गया रेड। तो इससे क्या होगा, मेरी सारी की सारी हेडिंग्स का कलर रेड हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि एलिमेंट के अंदर ही मैंने अपने स्टाइल को लिख दिया, इसीलिए इसको इनलाइन स्टाइल कहते हैं। इनलाइन यानी उसी एलिमेंट के अंदर चीज़ों को लिख देना। इसका एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं। मैं क्या करूंगी, मैंने एक CSS फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैं क्रिएट करने वाली हूँ अपनी एक फाइल HTML, या इसको कह देते हैं index.html। अब index.html के अंदर मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ले आती हूँ डॉक्यूमेंट का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता ही है, मुझे एमिट को यूज़ करना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं CSS चैप्टर 1। अब CSS चैप्टर 1 के अंदर मैं सबसे पहले एक H1 एलिमेंट को क्रिएट करूंगी। H1 के अंदर मैं मान लेते हैं लिख देती हूँ अपना कॉलेज। अब मुझे अपना कॉलेज ये जो हेडिंग है इसको कुछ स्टाइल देना है। एक बार इसको देख लेते हैं कि बिना स्टाइलिंग के कैसा दिखेगा। बिना स्टाइलिंग के मेरी हेडिंग कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब हम इसको कुछ स्टाइल देने वाले हैं, यानी मैं इसका कलर चेंज करूंगी टू रेड। तो इनलाइन स्टाइल देने के लिए मैं सबसे पहले लिखती हूँ स्टाइल इक्वल्स एंड यहाँ पर ये आ जाएंगे डबल कोट्स एंड अंदर वही प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर मुझे लिखना है। प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी थी मेरा कलर एंड वैल्यू क्या थी, मैं कलर रेड देना चाहती हूँ। तो मैंने कलर रेड दे दिया। एंड VS कोड की एक स्पेशल फीचर ये है कि जब भी आप CSS को डिफाइन करते हैं और उसके प्रॉपर्टीज में कलर को यूज करते हैं तो आपके पास प्रीव्यू आ जाता है। प्रीव्यू यानी आपको पहले ही दिख रहा है कि रेड कलर का मतलब क्या होता है, तो उसने आपको रेड दिखाया है एक्चुअली। यहाँ पर अगर आप रेड की जगह ब्लू भी करते तो VS कोड क्या करता है, आपको ब्लू दिखाता। एंड जैसे ही हम इस ब्लू के ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो मुझे पूरा एक कलर पिकर दिखा रहा है जिससे मैं अलग अलग कलर्स को सेट कर सकती हूँ। मान लेते हैं मुझे थोड़ा सा डार्क ब्लू चाहिए, तो इसने क्या किया, डार्क ब्लू दे दिया। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ब्लू दे दिया और लाइट दे दिया, या हम व्हाइट की तरफ चले गए। तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है हर कोड एडिटर के अंदर आपको मिलेगा, पर हाँ VS कोड का एक स्पेशल फीचर है कि कलर प्रीव्यू आपको CSS के अंदर मिल जाता है। तो काफी आसानी हो जाती है। मुझे पता है कि अगर मैंने एक वेब पेज बनाया तो उसके अंदर मुझे क्या कलर एक्सपेक्ट करना है। तो इसको डॉक्यूमेंट को कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरी जो हेडिंग है इसका कलर मेरे लिए चेंज हो जाएगा। सिमिलर तरीके से मैं एक और एलिमेंट बना सकती हूँ। मान लेते हैं मैंने पैराग्राफ बनाया, मैं इसके अंदर लिखती हूँ दिस इज अ पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर स्टाइल देने के लिए मैं दोबारा से लिखूंगी स्टाइल। एंड अभी सिर्फ हम कलर को देख रहे हैं क्योंकि कलर वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी है CSS के अंदर। इसके बाद हम बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे एंड कलर को भी हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। बट कलर क्योंकि देखते ही नए नए बिगिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ कलर का क्या मतलब है, तो इसीलिए हम अभी सिर्फ कलर को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कलर को देने वाली हूँ, मान लेते हैं इसको मैंने दे दिया पिंक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये मेरा पैराग्राफ आ रहा है इन द कलर पिंक। एक बटन भी बना लेते हैं, बटन को क्रिएट किया एंड हेल्प बटन है ये, और यहाँ पर स्टाइल दे देते हैं एंड इसमें मैं कलर को देने वाली हूँ लाइट ब्लू। लाइट ब्लू, आई होप देर इज अ कलर, सो देर इज ब्लू कलर। लाइट ब्लू के साथ ट्राई करते हैं एक बार। तो हेल्प बटन है, क्योंकि लाइट कुछ होता नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ ब्लू के साथ ट्राई करेंगे। तो ये मेरा हेल्प बटन है जिसमें मैंने जो कलर प्रॉपर्टी यूज की वो मेरे टेक्स्ट पर अप्लाई हो रही है, यानी हेल्प का जो कलर है वो मेरे पास आ गया है ब्लू के इक्वल। अब मैं एक और चीज कर सकती हूँ अपने बटन के साथ। अभी क्या है, इसके टेक्स्ट का कलर ब्लू है एंड बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रे है। मैं कोशिश करती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने की। तो मैंने इतना जो CSS लिखा है प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर, इसके एंड में क्या करूंगी, इसके एंड में लगा दूंगी सेमीकोलन एंड उसके बाद मैं लिखने वाली हूँ बैकग्राउंड कलर। इसको कर देते हैं व्हाइट। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर मेरे पास हो गया व्हाइट के इक्वल एंड इस पर जो टेक्स्ट है वो है ब्लू। इनफैक्ट बैकग्राउंड कलर को मैं ऑरेंज करके देखती हूँ एक बार। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो बैकग्राउंड कलर अब ऑरेंज हो गया है एंड ऊपर वाला टेक्स्ट मेरा हो गया है ब्लू के इक्वल। तो अब ये जो पेज है इसके अंदर कलर आ गया है, तो थोड़ा सा स्टाइल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मैं नहीं कह रही कि अच्छा स्टाइल है, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर। रेड कलर हेडिंग का बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो रहा है, ये पिंक मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ऑरेंज एंड ब्लू का बहुत ही अजीब सा मिक्स है। बट हाँ, कुछ पर्टिकुलर स्टाइल इसके अंदर ऐड हुआ है एज कम्पेयर टू अ प्लेन HTML डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर मैंने क्या इंप्लीमेंट किया है, मैंने इनलाइन स्टाइल को इंप्लीमेंट किया है। इनलाइन स्टाइल कहने का मतलब है कि मैंने अपने एलिमेंट के अंदर ही अपने स्टाइल को ऐड कर दिया है। बट इसके अंदर अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लेते हैं मुझे बाद में कोई और हेडिंग H1 क्रिएट करनी हुई जिसके अंदर लेट्स सपोज मैंने लिखा है अपना नाम, और अब अगर मुझे ये सेम स्टाइल इस H1 के अंदर भी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेम चीजें कॉपी पेस्ट करके दोबारा यहाँ पर लिखनी पड़ेगी एंड तभी सेम स्टाइल मेरे पास आएगा। अब अगर तीसरी बार मुझे कोई H1 क्रिएट करना हुआ जिसमें मान लेते हैं मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और इसके अंदर भी मुझे सेम स्टाइल चाहिए, तो मुझे दोबारा से पुराना वाला जो स्टाइल है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा। बट हमारी जो रियल लाइफ वेबसाइट्स होती है, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 H1 टैग्स क्रिएट किए हैं। रियल लाइफ वेबसाइट्स के अंदर हजारों H1 टैग्स हो सकते हैं और बहुत सारे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो ऐसे केसेस में बार बार कॉपी पेस्ट करना वो फीजिबल नहीं होता। तो यहाँ पर इनलाइन स्टाइल बहुत ही ज्यादा बेसिक तरीका है CSS को इंप्लीमेंट करने का। इससे CSS अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट तो हो जाएगी, बट आप इसको लार्ज स्केल पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी हम CSS को इंप्लीमेंट करते हैं, जब भी हम स्टाइल ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में, तो कभी भी हम अपने डॉक्यूमेंट में इनलाइन स्टाइल को यूज नहीं कर रहे होंगे। अब सीखते हैं CSS को इंप्लीमेंट करने का दूसरा तरीका। दूसरा तरीका होता है यूजिंग द स्टाइल टैग। यानी मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हेड टैग के अंदर
हेड ऑलरेडी क्या करता है, मेरे मेजर चीज़ें बताता है मेरी पूरी फाइल डॉक्यूमेंट के लिए। उसके अंदर मैं एक स्टाइल टैग को क्रिएट करती हूँ और ये स्टाइल टैग का काम होता है एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट के लिए स्टाइलिंग ऐड करना। तो स्टाइल टैग के अंदर मैं दोबारा से वही मैंने एक H1 हेडिंग को एज अ CSS सेलेक्टर यूज कर लिया एंड अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर दे दिया। तो मुझे पता चल गया जिस भी डॉक्यूमेंट के अंदर हेड में मैंने ये स्टाइल लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी जो हेडिंग्स होंगी उनका कलर रेड अपने आप सेट हो जाएगा। अलग से जाकर मुझे एक H1 का कलर रेड, दूसरे H1 का कलर रेड, तीसरे H1 का कलर रेड इस तरीके से सेट नहीं करना पड़ेगा। एक ही सिंगल लाइन में एक ही सिंगल टैग के साथ मेरी सारी की सारी हेडिंग्स का कलर सेट हो जाएगा। तो इसको भी एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर इतने पार्ट को हम कमेंट आउट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं अपने स्टाइल टैग को। तो यहाँ पर मैं तीनों ये जो H1 है इनको कॉपी कर लेती हूँ। ये मेरी 3 H1 है एंड अभी के लिए मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर से अब मैं इस स्टाइल प्रॉपर्टी को कंप्लीटली हटाने वाली हूँ एंड मैं नॉर्मल H1 लिखने वाली हूँ जिसके अंदर अभी के लिए कोई स्टाइल नहीं है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो दिस इज माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब मुझे चाहिए कि तीनों H1 पर एक साथ स्टाइल ऐड हो जाए। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मेरा जो हेड टैग है इस टैग के अंदर मैं एक स्टाइल टैग को क्रिएट करूँगी। मैंने स्टाइल टैग को क्रिएट किया एंड इसके अंदर अब हम वो बेसिक फॉर्मेट ऑफ CSS यूज करने वाले हैं जिसको हमने इनिशियली पढ़ा था। यहाँ पर पहले मैं सेलेक्टर लिखूंगी, H1 मेरा सेलेक्टर है, उसके बाद मैं लगाऊंगी कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर लिखना है तो मैं लिखूंगी कलर रेड और फिर मेरा सेमीकोलन। दिस सेमीकोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फॉर्मेट। अब इसको कर लेते हैं सेव एंड इसको करूंगी मैं रिफ्रेश। तो एक साथ क्या हुआ, तीनों का कलर चेंज हो गया। जबकि इनलाइन स्टाइल में मुझे एक एक करके स्टाइल ऐड करना पड़ रहा था स्टाइल टैग के साथ। यहाँ पर तो नॉर्मली मुझे HTML कोड लिखना है, बस हेड के अंदर जाकर मुझे स्टाइल टैग के अंदर सारे के सारे स्टाइल ऐड कर देने हैं। अब अगर मैं चाह रही हूँ मेरी सारी की सारी हेडिंग्स के लिए बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए तो मैं उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ब्लैक। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। तो कुछ इस तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड आ गया सारी की सारी हेडिंग पर, क्योंकि हेडिंग मेरी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की विड्थ को ऑक्यूपाई करती है 100% विड्थ। तो ये पूरी की पूरी जो विड्थ है ये ब्लैक हो गई है एंड उसके अंदर जितना पार्ट टेक्स्ट का था उसका कलर रेड है। H1 अगर आपको याद है तो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है जो 100% विड्थ को जितनी उसके पास अवेलेबल होती है पेरेंट एलिमेंट के थ्रू उतनी को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब ये तो तरीका हो गया एक साथ मल्टीपल जो हमारे हेडिंग टैग्स होते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर स्टाइलिंग को ऐड करने का। बट इस तरीके के साथ भी एक प्रॉब्लम है। इस तरीके के साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये जो स्टाइल टैग है ये स्टाइलिंग तो ऐड करेगा बट सिर्फ इसी फाइल के अंदर ऐड करेगा, इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करेगा। पर जब हम रियल लाइफ वेबसाइट्स की बात करते हैं, जैसे Amazon हो गया, जैसे Uber की ऐप हो गई या और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हो गई, इन सब के अंदर जब स्टाइलिंग ऐड होती है तो उसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो रहे होते हैं। क्योंकि आप एक बड़ी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें मल्टीपल वेब पेजेस होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक बड़ी वेबसाइट के ऊपर एक सिंगल HTML डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे होंगे। इनफैक्ट जो आप कॉलेज लेवल पे भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वेब डेवलपमेंट के कॉलेज के अंदर, उसमें भी आपको मल्टीपल HTML फाइल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में एक हर सिंगल फाइल के लिए आप अलग से स्टाइल लिखें, फिर दोबारा सिंगल फाइल के लिए अलग से स्टाइल लिखें, दोबारा सिंगल फाइल के लिए अलग से स्टाइल लिखें, वो ज्यादा फीजिबल तरीका नहीं होता। इसीलिए हम इस तरीके को भी प्रैक्टिकल केसेस में यूज नहीं करेंगे। मतलब ये जो हेड के अंदर स्टाइल टैग लिखने वाला तरीका है इसको हम यूज नहीं करने वाले, ऑल्दो ये भी एक वैलिड तरीका है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर स्टाइलिंग ऐड करने का। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे तरीके की जिसको हमेशा हम आज के बाद यूज करने वाले हैं स्टाइल ऐड करने के लिए, एंड ये तरीका होता है हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहने का मतलब है कि मैं एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाऊंगी। ये सेपरेट डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये सेपरेट डॉक्यूमेंट होगा CSS के लिए, यानी मैं एक अलग से CSS की फाइल क्रिएट करूंगी। CSS की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैं अभी तक कोई भी HTML फाइल क्रिएट करने के लिए मैं लिख सकती हूँ abc.html, def.html, मैं कोई भी नाम लिख सकती हूँ, index.html। तो ये मैंने क्या किया, HTML फाइल्स क्रिएट की। इसी सिमिलर तरीके से मैं CSS फाइल्स भी क्रिएट कर सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ abc.css या style.css या mystyle.css, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं किसी भी CSS फाइल को। एंड बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि जिस HTML के लिए आप CSS लिख रहे हो उन दोनों का सेम नाम हो, दोनों का अलग अलग नाम भी हो सकता है। अब एक बार मुझे CSS फाइल को क्रिएट करना है और सारा का सारा जो स्टाइल है ना वो मैं CSS फाइल के अंदर लिखने वाली हूँ। मतलब स्टाइल टैग के अंदर जितनी भी चीजें अभी तक हम लिखते थे वो सारी CSS फाइल के अंदर चली जाएंगी और फिर हम लिंक कर देंगे अपनी HTML फाइल को अपनी CSS फाइल के साथ। अब CSS फाइल को बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, अपने CSS फोल्डर के अंदर मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाने वाली हूँ और इसको मैं नाम दूंगी style.css। style.css एक नई फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई। अब जो अपनी HTML फाइल के अंदर स्टाइल टैग के अंदर मैंने चीजें लिखी थी, मतलब H1 से लेके पूरे सेलेक्टर से लेके सारी चीजें, इनको हम कर लेते हैं कट एंड पेस्ट। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे वैसे ही अपनी style.css फाइल के अंदर लिखनी है एंड यहां से मैं अपने स्टाइल टैग को हटा सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो सारी की सारी स्टाइलिंग गायब हो गई। पर ये स्टाइलिंग अभी style.css में सारी स्टाइलिंग अवेलेबल है, बट फिर भी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी मैंने style.css के अंदर लिखा हुआ है। स्टाइल ये CSS फाइल और इस HTML फाइल को अभी मैंने लिंक नहीं किया है। मतलब इस HTML को नहीं पता कि कोई और फाइल बन चुकी है जिसके अंदर मेरा CSS लिखा हुआ है। तो इस HTML फाइल को पता चले कि CSS लिखी जा चुकी है, उसके लिए हमें दोनों डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम HTML को CSS फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। दो फाइल्स को लिंक करने के लिए हम इस लिंक टैग का यूज करते हैं हेड टैग के अंदर। मतलब जो मेरा HTML का हेड है उसके अंदर मैं एक नया टैग बनाऊंगी विच इज माई लिंक टैग। लिंक टैग के अंदर दो चीजें मुझे लिखनी होती है। एक होता है REL,
REL यानी क्या रिलेशन है HTML और उस फाइल का। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि CSS मेरी क्या होती है? स्टाइल शीट होती है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS एक स्टाइल शीट होती है, तो रिलेशन ये हो गया कि मेरी HTML फाइल के लिए मैं एक स्टाइल शीट क्रिएट कर रही हूँ जिसमें उसका स्टाइल डिफाइंड है। तो जब भी मैं CSS फाइल को लिंक करूंगी, मुझे REL रिलेशन में लिखना है स्टाइल शीट, एंड उसके बाद मैं लिखूंगी यहाँ पर मेरे पास href होना चाहिए, रेफ नहीं href होना चाहिए। href के अंदर मैं लिखने वाली हूँ अपनी CSS फाइल का नाम। तो मेरी फाइल है style.css। अगर सेम फोल्डर में फाइल है तो आप सिर्फ style.css लिख सकते हैं। मान लेते हैं मेरी CSS फाइल किसी और फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर सिर्फ नाम की जगह मुझे पूरी फाइल का पाथ लिखना पड़ेगा जहां पर मेरी CSS फाइल स्टोर्ड है। बट यूजुअली हम सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट कर रहे होंगे, तो उस केस में मैं डायरेक्टली अपनी CSS फाइल का नाम लिख सकती हूँ। एंड इस तरीके से HTML को जब हम बता देंगे कि कौन सी CSS फाइल के साथ उसको अटैच होना है, लिंक होना है, उसके बाद डायरेक्टली उसकी स्टाइलिंग मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी। एक बार इस चीज को भी कर लेते हैं। ये रहा मेरे HTML डॉक्यूमेंट का हेड टैग के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ? लिंक करने वाली हूँ। सबसे पहले रिलेशन बता देते हैं दैट दिस इज अ स्टाइल शीट। उसके बाद नाम बता देते हैं। नाम में मैं लिखूंगी style.css। एंड इस तरीके से मैंने लिंक कर लिया दोनों फाइल्स को। इसको कर लेते हैं सेव। स्टाइल के अंदर मुझे कोई चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ HTML के अंदर लिंक करना है। अब मैं कर लेती हूँ रिफ्रेश। तो क्या हुआ? पुराने वाली जो स्टाइलिंग थी, जो अब HTML के पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी नहीं लिखी हुई, लेकिन style.css में लिखी हुई है, वो सारी की सारी अब मेरे HTML डॉक्यूमेंट पर भी अप्लाई कर जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा वैलिड तरीका होता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका होता है CSS को यूज करने का और CSS को HTML डॉक्यूमेंट पर अप्लाई करने का। एंड आगे से जब भी मुझे CSS अप्लाई करनी होगी, मैक्सिमम केसेस में यानी 99% केसेस में, उनमें हम क्या कर रहे होंगे? अलग से CSS फाइल बनाएंगे एंड उसको अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ हम लिंक कर रहे होंगे।